हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और कैसे हमें मिलता है। और देन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। An atomic spectrum, it arises due to the absorption or emission of light in single atom and it is observed as line spectrum। जैसे हमने यहाँ पे एक ये इमेज ली है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पे अलग अलग एटम्स का एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे सपोज ये हाइड्रोजन है जो कि हमारा सबसे सिंपल एटम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो स्पेक्ट्रा है ये हमें लाइन के फॉर्म में मिलता है। तो हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो लाइन के फॉर्म में हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम इट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब मैटर, यानी कि मैटर आपका कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे कि वाटर है या कोई पॉलीमर है, ठीक है, बेंजीन है, कोई भी कंपाउंड आपका हो सकता है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटरेक्ट करता है तो हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मिलता है। और ये स्पेक्ट्रा हमें बैंड के फॉर्म में मिलता है। जैसे यहाँ पे को हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा यहाँ पे डिफाइन किया है, जो कि आपका वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन के बीच में इसमें ग्राफ प्लॉट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमें बैंड के फॉर्म में स्पेक्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें किससे फॉर्म में मिल रहा था, लाइट के फॉर्म में मिल रहा था। तो इन दोनों ही चीज़ों का रीज़न हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो इसके बाद हम इससे पहले हम पढ़ते हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है ये कितने टाइप्स का होता है। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट केवल स्पेक्ट्रा इंपॉर्टेंट कुछ स्पेक्ट्रा यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। तो जैसे है आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जिसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो जब किसी मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे फर्दर एटम से जुड़ता है तो आपका मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में आपका फर्दर रोटेशंस एंड वाइब्रेशन मोशंस भी होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं, इनके डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे, तो उनकी जो डिटेल स्टडी है वो तब हम पढ़ेंगे। तो जो आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो मॉलिक्यूल के रोटेशन के कारण मिलता है। रोटेशन मतलब जब मॉलिक्यूल टॉप की तरह रोटेट करता है, एक लड्डू की तरह रोटेट करता है, तो उस मोशंस को हम रोटेशन मोशंस कहते हैं, इन अ वेरी सिंपल वे। तो ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये हमें माइक्रोवेव रीजन में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये स्पेक्ट्रा मिलता है। उसी तरीके से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे को मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन मोशंस होते हैं। जैसे एक HCl मॉलिक्यूल है, तो H और Cl के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड जो जुड़ा रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है और वो बॉन्ड स्ट्रेच करता है, ठीक है, तो वाइब्रेट करता है। तो उसके वाइब्रेशन मोशंस के कारण हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है। नेक्स्ट हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। यहाँ पे को जो इस तरीके का रोटेशन या वाइब्रेशन मोशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। जैसे कि यहाँ पे को ये दिखाया गया, ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है, तो ये हमें यूवी विजिबल रेंज में मिलता है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स के कारण मिलता है, उनके स्पिन के कारण मिलता है। तो उनमें आप पास में ट्रांजिशंस होता है बिटवीन टू स्टेट्स, अल्फा एंड बीटा स्टेट्स बोलते हैं जिसे। तो ये हम इसकी स्टडी हम NMR में करेंगे। इसके अलावा आपका मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये भी होती है। तो आपका नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि डिफरेंस इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है।
अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इट इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये इमिशन एनर्जी के एब्जॉर्ब होने से या एनर्जी के इमिट होने से हमें ये स्पेक्ट्रा मिलता है। तो ये हमारे जो एटम है ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में डिवाइड होते हैं, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स पे। तो ये जो एनर्जी लेवल्स होती हैं क्वांटाइज होती हैं, इनकी हर एनर्जी लेवल की पर्टिकुलर कुछ एनर्जी होती है। जैसे आपको पता है एनर्जी आपकी पैकेट्स के फॉर्म में होती है जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। तो आपका जब ये एटम करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल के बराबर आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो एक तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये आपका जंप करता है, उधर एक्साइटेड होता है, ठीक है। और देन फर्दर इन हायर एनर्जी लेवल से ये आपका लोअर एनर्जी में आता है और कुछ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है। और उस जिस एनर्जी को वो वेवलेंथ की एनर्जी को इमिट करता है उसके अकॉर्डिंग हमें कलर दिखाई देता है। तो ये होता है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे को अगर आप देख रहे हो तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं और इसीलिए हमें लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रा मिल रहा है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है हाइड्रोजन एटम में, तो यहाँ पे आप देखते हैं लाइनमैन सीरीज, बाहामा सीरीज, पास्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज ये हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे को सिंपल हमें लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि एक एनर्जी लेवल से आपका दूसरी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की केस में। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे अब फर्दर एक एटम से दूसरा एटम जुड़ गया है और मॉलिक्यूल बन गया है, तो यहाँ पे को दो तरह के नए मोशंस आपके अराइज होते हैं, वाइब्रेशनल मोशंस और रोटेशनल मोशंस, ठीक है। तो ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशंस के कारण आपके नए एनर्जी लेवल्स होते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल आपके एटम में नहीं होते हैं, सिंगल एटम में मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई सिंगल एटम कहाँ किसके रिस्पेक्ट में वाइब्रेट करेगा या रोटेट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, जैसे यहाँ पे हमें दिखाया है कि ये फर्दर डिवाइडेड है आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे। अगर हम ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल देखते हैं तो यहाँ पे 3 जैसे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स दिखाई हैं, और ये वाइब्रेशन एनर्जी लेवल फर्दर आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में डिफ्रेंशिएट है, ठीक है, जो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया है। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में मूव करते हैं, जैसे मैंने ये नीचे हमने ये ग्राफ में दिखाया है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल है और ये आपका एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी लेवल। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में हो रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोल रहे हैं। तो जब आप देख रहे हो कि इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे को ऑब्वियसली इन एनर्जी लेवल्स में भी आपका ट्रांजिशन होगा, ठीक है, जिनको हम वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं। तो यहाँ से आपका वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स में भी ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ से इस एनर्जी लेवल में, इस एनर्जी लेवल में, ठीक है, इन एनर्जी लेवल में, और एट द सेम टाइम रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल आपकी फर्दर किस में डिफरेंशिएट है, रोटेशन एनर्जी लेवल में। तो इस तरीके से आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में मॉलिक्यूल के केस में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में केवल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी ट्रांजिशन हो रहा है, और इसी वजह से जो हमें स्पेक्ट्रा है वो बैंड के फॉर्म में मिल रहा है, राइट। तो या आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो इस इन एनर्जीज के बेसिस पे बॉर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन दिया था। उसने बोला था कि जो मॉलिक्यूल है उसकी जो टोटल एनर्जी
जो होती है ई टोटल दैट इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे को जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं और इस ई टोटल को ई रोटेशनल वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिफाइन करते हैं। बट लेटर ऑन इट वॉज दिस अप्रॉक्सीमेशन वॉज फाउंड टू बी इनवैलिड और इस इक्वेशन को करेक्ट किया गया और इसे टोटल एनर्जी को चेंज इन टोटल एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन किया गया। और आपकी जो नई इक्वेशन दी गई वो दी गई आपकी द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जूल। ठीक है, जिसे हमने जूल से डिफाइन करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, जिसे हम एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, जहाँ पे एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और सी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। तो 1 अपॉन लैम्डा जिसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं और इसका हम सेंटीमीटर यूनिवर्स में डिफाइन करते हैं। तो इसके फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसके फॉर्म में भी हम एनर्जी को लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये था आपका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा एंड क्या आपका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।